सहारनपुर में दो समुदायों के बीच 100 गज जमीन का झगड़ा दंगे में बदल गया। ये सरकार की नाकामी थी या कोई साजिश, ये बहस कई दिनों से चल रही थी। आरोपों का दौर नेताओं के बीच चल रहा था तो सबको समझ में आ रहा था कि सहारनपुर के नाम पर सियासी रोटी सेकी जा रही है। लेकिन अब सहारनपुर के दंगों को लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने एक बड़ा बयान दिया है। इमाम बुखारी ने दंगों के लिए बीजेपी और संघ को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का नाम लिया था। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि आखिरकार सहारनपुर के दंगों का सच क्या है, कौन है सहारनपुर का असली गुनाहगार। यूपी के सहारनपुर में आग की लपटें थम गई हैं। सुरक्षा के लिए तैनात संगीनों के साए में इस शहर ने ईद भी मना ली। लेकिन छोटी सी बात पर भयानक दंगे में सुलगे शहर में अब भी इतनी आंच तो है ही कि उस पर सियासी रोटियां सेकी जा सकें। सहारनपुर के दंगों पर अब ताजा और सबसे विवादित बयान दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने दिया है। ईद के दिन शाही इमाम ने सहारनपुर की तबाही का सारा इल्जाम बीजेपी और RSS के मत्थे मढ़ दिया। सहारनपुर में आपको कैसे लगता है कि आपने जो कहा मन से कि बीजेपी और RSS का? देखिए, इनकी साजिशें तो बराबर होती रही हैं। आने वाले जो इलेक्शन है, चाहे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो या दूसरी रियासतों का इलेक्शन हो, वहां फिर पोलराइज किया जाए, हिंदू और मुसलमानों को बांटा जाए, वोट हासिल किए जाए। मैं कहता हूं कि दिलों को जीतकर आप क्यों नहीं आते। शाही इमाम के पहले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र कह चुके हैं कि सहारनपुर दंगों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, ये सारे जिले ऐसे हैं जो ISI के केंद्र है। मेरा आरोप है कि सहारनपुर की जो घटना हुई है और भी जो घटनाएं होती जा रही हैं, उसे किसी न किसी रूप में इन प्रकार की ताकतें शामिल हैं। दंगों में मजलूम मरते ही इंसानियत खाक होती है। सहारनपुर में भी यही हुआ, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से गुनहगार ढूंढ रही हैं। जब से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 3 सीट हारी है, तब से वो बहुत चिंतित है और मेरा सीधा साधा आरोप है कि ये दंगे भारतीय जनता पार्टी 3 सीट हारी है, तब से वो बहुत चिंतित है और मेरा सीधा साधा आरोप है कि ये दंगे भारतीय जनता पार्टी अपनी गिरती हुई राजनीतिक साख को बचाने के लिए कर रही है। बीजेपी पूरे प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में जलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को बदनाम करना चाहती है और इसमें कहीं नहीं केंद्र सरकार का भी हाथ। कानपुर में देखिए, जब दंगाई आए, उन लोगों पर फायरिंग शुरू की तो प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या पुलिस पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है? तो मैं कहीं न कहीं पूरे प्रशासन और शासन की विफलता है दंगे। इनकी नीयत है कि पूरे प्रदेश में, नीति है कि पूरे प्रदेश में दंगा हो, पहले से भी या दंगा को उकसाने का काम करते रहे। अब बड़ा सवाल ये है कि सहारनपुर के जख्मों को राजनीतिक नश्तर से क्यों कुरेदा जा रहा है, जबकि सहारनपुर के लोग बड़ी मुश्किल से कौमी एकता की छलनी हो चुकी चादर में उम्मीदों की पैबंद लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने शहर में अमन कायम रखें। दूसरे ये है कि वैसा कोई माहौल होता है, जोश होता है, और जोश में होश नहीं खोना चाहिए। होश कायम रखे ताकि कोई गड़बड़ न हो। हम तो यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे शहर में जल्द से जल्द अमन कायम कर दे। ईद का सच्चा इससे ज्यादा और क्या पैगाम हो सकता है। मुझे खुशी हो रही है कि ये शहर अपनी सामान्य अवस्था की ओर बढ़ रहा है, और उससे ज्यादा खुशी ये हो रही है कि ईद की नमाज सब लोगों के आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, वो प्रसन्नता हो। सहारनपुर में कर्फ्यू अब भी पूरी तरह हटा नहीं है। दंगों के जख्म भरने में कितना वक्त लगेगा, कोई नहीं जानता। ऐसे में शाही इमाम और कलराज मिश्र जैसे लोगों के बयान से सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये नई बहस भी छिड़ गई है कि आखिर इस दंगे का गुनहगार कौन है।
अगर शाही इमाम से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता तक बीजेपी और संघ पर आरोप लगा रहे हैं, तो फिर यूपी में तो समाजवादी पार्टी की ही सरकार है। क्यों उसने समय रहते दंगे रोकने के लिए कदम नहीं उठाया? और अगर इसके पीछे आईएसआई का हाथ है, तो क्या ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो समय रहते यूपी सरकार को आगाह कर देती? सहारनपुर में अभिषेक पांडे के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो आखिरकार सहारनपुर के दंगों का जिम्मेदार कौन है, इसी पर है हमारी बड़ी बहस। और इसी बहस में हमारे साथ जुड़ गए हैं कई सारे खास मेहमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ हैं राजीव त्यागी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ हैं नारद राय साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं अखिलेश यादव की सरकार में। साथ ही साथ राजीव तुली हैं, प्रांत प्रचार प्रमुख हैं आरएसएस के। और मौलाना सैयद अतर हुसैन दहलवी साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल नारद राय जी आपसे, आखिरकार सहारनपुर के दंगों के पीछे कौन है? भाई साहब, सहारनपुर का दंगा या और भी जो दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल से, जहां समाजवादी पार्टी अपनी सरकार की नीतियों को, कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना चाहती है, वही एक बहुत बड़ी ताकत जो हिंदुस्तान को गर्त में डालना चाहती है, जो भाई इस बीच लड़ाना चाहती है, सिर्फ एक ही काम है, लोगों को बीच में गलतफहमियां पैदा करना, दंगा कराना। और संजोग से उसमें कुछ कामयाबी मिल गई है, इसलिए उन लोगों का मन बड़ा हुआ है। लेकिन जनता अब समझ गई है, अब कौन है वो लोग? गलने वाली नहीं है। वो लोग जिन लोगों ने दंगा हर जगह कराया, जेल गए, जिनके खिलाफ कड़े दफा में जेल जाना पड़ा, उसी जमात के लोग हैं। जिन लोगों ने मुजफ्फरपुर में दंगा कराया, उसी जमात के लोगों ने दंगा कराया है। जहां जहां सहारनपुर में भी दंगा हुआ है, उसमें उन्हीं लोगों का हाथ है। आप बीजेपी और आरएसएस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सीधे सीधे मैं कहना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी शाह को बनाया गया, उसी समय से उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम शुरू किया गया। और अखिलेश यादव जी की सरकार, अखिलेश यादव जी की पूरी जमात और पूरी टीम उसको नाकाम करने की, थोड़ा वक्त दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। दूध का दूध पानी का पानी होगा। डॉक्टर संबित पात्रा, बड़ा आरोप है आप पर, दंगे फैलाने के पीछे कहीं ना कहीं आपकी पार्टी है। नहीं, मैं इनको सीरियसली बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, बड़ा हास्यास्पद विषय है। आप देखिए, आप इनसे अभी पूछिए कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 किसने किया, तो वो कहेंगे आरएसएस ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। इनको आप बोलिए महाभारत का युद्ध किसने किया, वो कहेंगे आरएसएस ने किया। मैं इतना ना समझ हूं, न इतना अनपढ़ हूं। सुमित्रा जी, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, आपसे ज्यादा दिन से राजनीति जानता हूं, संघर्षों से निकला हुआ हूं। आप जुगाड़ से आए हुए लोग हैं, इसीलिए आप लोग जुगाड़ से आए हुए लोग हैं। एक एक करके यहाँ दंगा मत करिए। आप हमको टीवी पे दंगा मत करिए, टीवी पे दंगा मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीवी पे दंगा मत करिए। आपको भी सीरियसली ले रही है, समझ रही है कि आप क्या करा रहे हैं। आप जो करा रहे हैं, दंगा मत करिए। और हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, यूपी में दंगा कर ही रहे हैं, कम से कम टीवी पे दंगा मत करिए। आने वाले दिनों में और जगहों पर मिलेगी। आप बोल लीजिए, लोगों को वसूलों सिद्धांतों कार्यक्रमों से जीता जा सकता है। दंगा खत्म हुआ हो तो हम बताएंगे। उकसा करके, भरमा करके, धोखा दे करके नहीं। आप जब हम आपको सीरियसली नहीं लेना चाहते हैं, आप हमको सुन रहे हैं, यह शोभा नहीं दे रहा। आप शायद पढ़े लिखे हैं, लगता है आपको हमेशा हम लोग चैनलों पर देखते हैं, आप शोभा की बात कर रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हैं। पूरे प्रदेश में दंगे और अजीब सा लग रहा है। यहाँ टेलीविजन चैनल पे शोभा की बात कर रहे हैं, थोड़ा शांत हो जाइए तो हम अपना विषय पूरे प्रदेश में दंगा आपकी फैलाने की हैसियत नहीं है। जहां फैला लिए हैं वो अंत है। अब आगे आपको एक कदम भी लोगों को गुमराह करने के लिए आजाद नहीं छोड़ा जाएगा। उन ताकतों को नस्तानाबूद किया जाएगा। ईद के मौके पर मैं अल्लाह ताला से भी सिफारिश करूंगा, दुआ मांगूंगा कि उन ताकतों को नस्तानाबूद करने का काम करें जो भाई भाई के बीच में खाई पैदा करना चाहती है, बांटना चाहती है। आप देखिए कहीं आपका नस्तानाबूद ना हो जाए, ऐसी दुआएं मत मांग लीजिए जिससे आप ही समाप्त हो जाए। अगर अल्लाह ताला आपको कबूल फरमा लेंगे तो समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। वापस ले लीजिए। बांटना चाहते हैं, भाई भाई के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों का नस्तानाबूद होना चाहिए, चाहे उसमें जो भी हो।
हाँ हाँ, हो गया, भाषण खत्म हुआ तो हम बताएं। भाषण तो आप रोज देते हैं। दीपक जी, बड़ा आश्चर्य का, हाँ, फिर बोलिए दीपक जी, मैं बड़ा आश्चर्य के साथ यहाँ कह रहा हूँ कि आप देखिए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी करा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इनकी सरकार कर क्या रही है? अगर सब कुछ हम ही कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, दंगे करवा रहे हैं, कर रही है, इसीलिए तो आप विधायक जेल गए। सरकार सब कुछ हम कर रहे हैं, तो इनकी सरकार कर क्या रही है? ये बनी क्यों हुई है? ये छोड़ क्यों नहीं रही है? अगर गड़बड़ी करेंगे तो केंद्र में नहीं। नारद राय जी, ये सवाल बनता है, सरकार कर क्या रही है? ये सवाल बनता है, आप मंत्री हैं, सरकार कर क्या रही है? के लिए आपको सहारनपुर दंगों में आपने बीजेपी के नेताओं को बंद क्यों नहीं किया? अगर ये सहारनपुर दंगों के पीछे हैं तो होगा, घबराइए नहीं। थोड़ा कुछ हम लोग कर रहे हैं तो आपकी पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर रही उन लोगों को? हम लोग चाहते हैं पहले अमन कायम हो। हम चाहते हैं कि लोगों को त्योहार ठीक से मनाने का मौका दिया जाए। अरे अमन कैसे कायम होगा अगर उसको बख्शा नहीं जाएगा। नहीं करेंगे, गुनहगारों को कोई गुनहगार नहीं बचेगा। ये मैं आपको क्यों नहीं किया? चौरसिया जी के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी किसी भी गुनहगार को बख्शने का काम नहीं करेंगे। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। आप मंत्री हैं और चौरसिया जी जाके वहां पे संदेश पहुंचाएंगे? आप काहे के मंत्री हैं फिर? आप अपने मुख्यमंत्री चौरसिया जी के चैनल पर, मैं चौरसिया जी के चैनल पर उनके आदेश से बोला हूं, समाजवादी पार्टी के, तो आप इन्हीं के माध्यम से खबर भेजवाऊंगा ना। आप खबर नहीं दे सकते खुद जाके? आप काहे के मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के? आप किसके माध्यम से भेज रहे हैं? खबर ही नहीं दे सकता। आपकी बात किसके माध्यम से? इंडिया न्यूज के माध्यम से आपकी बात नहीं आ रही है। आप किसी दूसरे चैनल पर बैठे हैं क्या? बड़ा तो मैं तो चौरसिया जी के चैनल के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं और आगाह करना चाहता हूं यहाँ के गुमराह हुए लोगों को जो आप लोगों के बहकाव में आ रहे हैं। ये न्यूज के माध्यम से समाज भेज रहे हैं, खबर भेज रहे हैं, बताइए। नहीं, संबित आप तो चैनल के माध्यम से सरकार बना लिए। आपको शर्म नहीं लग रही है बात कहते हुए? आप मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपने सरकार बना ली और आप कह रहे हैं चैनल के माध्यम से खबर नहीं कर सकते। नारद राय जी, मैं थोड़ा संबित पात्रा से भी सवाल पूछ लूं, इसकी थोड़ी मुझे इजाजत दीजिए। संबित पात्रा, कलराज मिश्र ने कल कहा है कि इन दंगों के पीछे आईएसआई का हाथ है। अगर आईएसआई का हाथ है तो केंद्र सरकार ने समय पर आगाह क्यों नहीं किया कि सहारनपुर में आईएसआई दंगा करा सकती है? देखिए, सहारनपुर में जो हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। एक जमीन की टुकड़ी थी जो विवादित थी, जिसपे कानून ने भी, कोर्ट ने भी अपना एक राय रखा था, वर्डिक्ट दिया था, और इसमें सरकार का काम था कि वो प्रियम्प्ट करती, पहले से जानती कि किस प्रकार से यहां दो समुदायों के बीच में दंगा भड़क सकता है। पहले से तैनाती होनी चाहिए थी, मगर फिर भी देखिए समाजवादी पार्टी ने किसी प्रकार का कोई प्रिकॉशन नहीं लिया। उसके बाद झड़प होती है, 20,000 लोग एक समुदाय के इकट्ठे हो जाते हैं। और किस प्रकार से हमने कल आपके चैनल के माध्यम से और दूसरे चैनलों के माध्यम से ये देखा कि प्रशासन ने ये हिदायत भी नहीं थी पुलिस को कि किस प्रकार से आपको अगर जरूरत पड़े तो आप गोली भी चला सकते हैं, आप वहां प्रिएम्प्टिव मेजर्स ले सकते हैं। और हमने देखा कि 100 घरों को जला दिया गया, दुकानों को जला दिया गया, 3 लोगों की मौत हो गई। यहां कलराज मिश्रा जी ने अगर कहा है कि आईएसआई का कुछ हाथ हो सकता है, तो उन्होंने एक संभावना जताई है कि हो सकता है कि जिस प्रकार उन्होंने कहा है 11 के पश्चात उन्होंने कहा है, और उन्होंने जिले गिनाए कि आईएसआई कहां सक्रिय है। ये बयान राहुल गांधी ने भी दिया था, तब आपने आलोचना करी थी। मैं आपको सुना सकता हूं कलराज मिश्रा ने क्या कहा था। मैं वही बता रहा हूं, 26/11 के पश्चात कोर्ट ने भी रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भारत में स्लीपर सेल एक्टिव हैं, कई जगह स्लीपर सेल्स हैं और उनके कारण 26/11 हुआ है। और स्लीपर सेल का इशारा कहीं ना कहीं आईएसआई की तरफ भी रहता है। तो ये एक शंका जताना, ये एक स्पेकुलेशन जताना कि इस पूरे घटना में आईएसआई भी हो सकती है, और किस प्रकार अगर स्टेट गवर्नमेंट जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो अगर नदारत है, तो बाहर के शक्तियां भी आके हमारे देश में तांडव रचा सकती हैं। ये आगाह करने के लिए था कि स्टेट गवर्नमेंट जगे और स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल में ले। लेकिन संबित, यही बात जब राहुल गांधी ने बोली थी तब आप उनके पीछे पड़ गए थे, भूल गए आप?
नहीं, राहुल गांधी ने ये नहीं बताया था दीपक जी। राहुल गांधी ने कहा था मुजफ्फरनगर में आईएसआई के लोग आए थे, वो रिक्रूटमेंट कर रहे थे, उन्होंने यहां आके मुसलमान नौजवानों से बात की कि देखो हिंदुस्तान से तुम खुश नहीं हो तो तुम हमारे तरफ आ जाओ और हमारे लिए लड़ो। ये तो बहुत ही आपत्तिजनक विषय था। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि ये इंफॉर्मेशन मुझे आईबी के अंदरूनी लोगों ने दी है, इसलिए हमने आपत्ति जताई थी कि आईबी के लोग राहुल गांधी को क्यों रिपोर्ट करते हैं, राहुल गांधी ऐसे क्या है, वो प्रधानमंत्री को क्यों नहीं रिपोर्ट करते हैं, ये हमारी आपत्ति थी। राहुल गांधी तो मंत्री भी नहीं थे, कलराज मिश्र तो मंत्री हैं। राहुल गांधी वर्सेस कलराज मिश्र, राहुल गांधी ने भी कमोबेश वही कहा था और कलराज मिश्र ने भी कमोबेश वही कहा। देखिए, संबित पात्रा बौखला रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आरोप अब उन पे लग रहे हैं। 2014 से पहले, मई से पहले हम पे आरोप लगते थे तो संबित पात्रा बड़ी बैटिंग किया करते थे। पात्रा साहब, जो आप बात कह रहे हैं, आईबी के कुछ लोगों ने मुझे भी बताया है कि सहारनपुर में क्या हुआ। हर पॉलिटिकल व्यक्ति के, हर पत्रकार के सुनिए बात सुन लीजिए पहले। हर पॉलिटिकल व्यक्ति के, किसी भी स्तर का पॉलिटिकल व्यक्ति हो और किसी भी स्तर का पत्रकार हो, सबके अपने सूत्र होते हैं, उन सूत्रों से वो जानकारी प्राप्त करके आगे कार्य करता है, इसमें कहीं कोई दुरा नहीं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा दीपक जी, आपकी जो बहस है वो किस तरफ जाएगी ये तो आप तय करेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि द व्हाइट मैन हैप्पीनेस कैन नॉट बी परचेज बाय द ब्लैक मैन्स मिजरी, कि एक व्यक्ति के नुकसान से दूसरे व्यक्ति का फायदा हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हिंदू को नुकसान होगा तो मुसलमान को भी नुकसान होगा, मुसलमान को नुकसान होगा तो हिंदू को भी नुकसान होगा, दोनों एक साथ रहेंगे, पीस की बात रहेंगे, हार्मोनी का काम करेंगे। संबित पात्रा, जब आप बोलोगे मैं नहीं बोलूंगा, संबित पात्रा जब आप बोलोगे मैं नहीं बोलूंगा, ये एग्रीमेंट हमारे आपके बीच में हो चुका है। ये भी आप जवाब बोलोगे मैं नहीं बोलूंगा, आप बाद में बोलिएगा जब आपकी बारी आए। संबित प्लीज बिहेव योरसेल्फ। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज देश में आज 66 साल बाद भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी तो निश्चित रूप से उससे भारतवर्ष को नुकसान होगा। मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो आईएसआई हो, अगर आरएसएस इन्वॉल्व है तो वो भी जांच का विषय है, आईएसआई इन्वॉल्व है तो केंद्र सरकार को इसमें जांच करनी चाहिए। केंद्र सरकार को एडवाइजरी, जैसे आपने कहा, वो जारी करनी चाहिए थी कि आईएसआई इसमें इन्वॉल्व हो सकती है और आईएससी का कहीं इसमें हाथ हो सकता है। तो क्या ये जांच का विषय नहीं है? ये भारत की अस्मिता का प्रश्न है, ये भारत की सुरक्षा का प्रश्न है। अगर हम लोग उस सुरक्षा को लेकर के, अस्मिता को लेकर के हम लोग आपस में राजनीति करेंगे और सिर्फ बढ़ाने का ही काम करेंगे सिर्फ, तो ये डिबेट का कोई फायदा नहीं है। डिबेट का मतलब ये होना चाहिए, जहां भारतीय जनता पार्टी की ठीक बात हो तो उस पर अगर मैं ये ना कहूं कि हाँ देश हित में ठीक है, तो इसका मतलब मैं राजनीति ठीक नहीं कर रहा हूं। और जहां कांग्रेस पार्टी ये कहे, राजीव त्यागी ये कहे कि हाँ देश हित में ये चीज होनी चाहिए और संबित पात्रा उसको सपोर्ट ना करे, तो उसका मतलब संबित पात्रा की राजनीति में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो देश हित का कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मुजफ्फरनगर में हुआ, मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर दंगे को ठीक से टैकल कर लेती और ठीक से उसको रोक लेती तो सहारनपुर वाला दंश नहीं झेलना पड़ता, रामपुर वाला दंश नहीं झेलना पड़ता। मैं नारद राय जी से पूछना चाहूंगा कि नारद राय जी, आपके राज्य में 125 दंगे हो जाते हैं, तब भी आप ये कहते हो कि 126वां दंगा नहीं होगा, तब भी आज आप और ठीक से उसको रोक लेती तो सहारनपुर वाला दंश नहीं झेलना पड़ता, रामपुर वाला दंश नहीं झेलना पड़ता। मैं नारद राय जी से पूछना चाहूंगा कि नारद राय जी, आपके राज्य में 125 दंगे हो जाते हैं, तब भी आप ये कहते हो कि 126वां दंगा नहीं होगा, तब भी आज आप चैनल पे कह रहे हैं कि हम लोग 126वां दंगा नहीं होने देंगे, तो आपका इसका मतलब राज का इकबाल खत्म है, आपके राज को राज नहीं मान रहे लोग, आपका प्रशासन बिल्कुल खत्म हो चुका है और शासन प्रशासन पे कहीं भी नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। ये चिंता का विषय आपके लिए नहीं। नारद राय जी, जो आंकड़े कहते हैं होम मिनिस्ट्री के, उसके हिसाब से अब तक 241 दंगे हो चुके हैं एक साल में उत्तर प्रदेश के अंदर, छोटे बड़े। देखिए चौरसिया जी, आप से मैं इस बात पर सफाई तो बहुत देना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिन दंगों के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं राजनीतिक भाषा के तौर पे, हम उसको नहीं मानते। छोटे बड़े हर घटनाओं को दंगा का शकल देने का काम किया गया। कहीं दो लोगों के बीच में विवाद हुआ, उसको भी दंगा बनाने का काम किया भाजपा के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, बसपा के लोगों ने। सरकार का रिपोर्ट है, सवाल है मेरा, एक सवाल नारद जी आपसे, आपके खुद के सरकार की रिपोर्ट है कि समाजवादी पार्टी के नेता की बहस हो जाती है और वो 6 घंटे में बहस बरामद हो जाती है और आपको ये पता नहीं चलता कि सहारनपुर में क्या माहौल रहेगा, मुजफ्फरनगर में क्या माहौल रहेगा, रामपुर में क्या माहौल रहेगा। आप लोगों को इसको कहीं नहीं पाते, इसका मतलब कहीं ना कहीं शासन की मिली भगत इन दंगों में उत्तर प्रदेश सरकार की नजर है।
एक एक करके राजीव जी देश के हर छोटे बड़े शहरों पर और घटनाओं पर अपनी नजर रखने का काम किया है, कार्रवाई करने का काम किया है। यही 5 साल बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, चैनल के लोग, अखबार के लोग छापते थे, दिखाते थे, उस पर बहस नहीं होती थी। हम बहस करना चाहते हैं, हम रास्ता निकालना चाहते हैं, हम लोगों का सुझाव भी सुनना चाहते हैं, लेकिन बिना वजह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी जलाभिषेक करने लगते हैं। हम तो हिंदू हैं, आप बताइए, मलमास के महीने में जलाभिषेक होता है, जो पंचकोशी यात्रा होता है। दीपक जी, भाजपा के लोगों ने अयोध्या में पंचकोशी यात्रा कब करने की परमिशन मांगी थी? जब मलमास चलता था, और मलमास के महीने में महात्मा जहां रहता है वहां पूरा। नारद राय जी, आप कृपया करके थोड़ा सा सुनिए, सुनेंगे तो शायद जो अभी राजीव त्यागी जी कह रहे थे देश के लिए और आपके हमारे सबके लिए अच्छा होगा। आप मेरी 2-3 बातें सुनिएगा, उन पे उत्तर आपको अगर देना हो तो आप दीजिएगा। 2013 में 2875, पहले 6 महीने में 2875 दंगे आपकी सरकार के शासन में हुए हैं, जो आपके यहाँ रजिस्टर हुए हैं। मैं आपको अभी एक एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की एक रिपोर्ट के विषय में बताता हूं। आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं, परंतु आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने जो एक्सेप्ट किया उसके विषय में बताता हूं। 2000 रेप और 4966 मर्डर्स ये आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हुए हैं 2012 में, जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश नहीं राजीव तुली जी, इस 33,824। नहीं, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ जी, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, आंकड़ों में हम ना जाए, मैं ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उत्तर प्रदेश के विषय में आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा। उसके अलावा जो दंगों का विषय है, दंगों का जो विषय है, 3 बार मेरठ में, 2 बार गाजियाबाद में, 3 बार मुजफ्फरनगर में, 2 बार कुशीनगर में, 1 बार लखनऊ में, बिजनौर में, सीतापुर में, बहराइच में, संत रविदास नगर में, मुरादाबाद में, संभल में, कांठ में। आप किसी एक स्थान का नाम तो लीजिए। आपका प्रशासन है कहाँ? आपका प्रशासन यदि है भी तो वो केवल भैंस ढूंढने में लगा हुआ है, उसके अलावा आपके प्रशासन के पास कोई काम नहीं है करने के लिए। खुलासा करते हैं, रोकने का नारद राय जी, जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप थोड़ी देर के लिए चुप रहिए, एक आध बात सुनने का भी थोड़ा मादा रखिए ना। आप तो सरकार है साहब, जब आप नहीं सुनेंगे, अरे साहब आप नहीं सुनेंगे तो काम कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलाएंगे? कोई ऐसी घटना बताइए जो घटना हुई और घटना पर हमने कार्रवाई नहीं करी। भाई साहब, ऐसी बात बताइए जिसको हमने छुपाने की कोशिश करी। इतनी घटनाएं, और आपने कौन सी घटना को उत्तर प्रदेश में नहीं बता सकते हैं आप जिसमें हमारी सरकार ने काम करने का काम नहीं किया, रोकने का काम नहीं किया, दोषियों को पकड़ने का काम नहीं किया। चुनावी सभा नहीं है, चाहे वो बगल में बैठने वाला हो, चाहे नारद राय जी, चुनावी सभा नहीं है। लेकिन राजीव तुली, अभी तक जितने दंगे हुए उसमें सभी पर बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगा, इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? मुझे उसको डिफेंड करने की कोई, अरे भाई आप सरकार हो, आपके साथ बीजेपी आरएसएस के विषय में कोई आपके पास है, आप उस पर एक्शन लीजिए ना। कौन रोकता है आपको? चुनावी सभा करने की तैयारी कुछ लोग कर रहे हैं आपको। और नारद राय जी, एक मिनट, राजीव त्यागी जी कुछ कहना चाहते हैं। राजीव त्यागी, वाले दिनों में दंगाइयों को सजा देगी, उसके मैं एक बात कहना चाहूंगा नारद राय जी और जो आरएसएस के सज्जन बैठे हैं, राजीव तुली जी, उनसे भी कहना चाहूंगा, हो जाइए। देखिए ऐसा है, भारत की संस्कृति अगर आप देखेंगे, बात तो सुनिए, आप लोग बात सुनिए, बोलो, एक मिनट में बोल लूं बस, उसके बाद बोलिएगा आप। वसुदेव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्मो की हिंदुओं की सबसे बड़ी संस्कृति रही है। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं पूछना चाहूंगा आरएसएस के लोगों से कि जब तैमूर लंग, महमूद गजनवी, महमूद गौरी आकर का भारत को नेस्तनाबूद करे थे, उसके बाद भी वो हिंदुत्व को और हिंदुओं को और हिंदुस्तान को डैमेज नहीं कर पाए, तो आज क्या चंद आईएसआई के लोग डैमेज कर पाएंगे? क्या चंद पाकिस्तानी कितना डैमेज कर पाएंगे? सवाल ये नहीं है, या दूसरी बात, जो देश के मुसलमान है, सवाल ये नहीं है, जो देश के मुसलमान है, सवाल ये नहीं है, बयान कैसे आ रहे हैं? सवाल ये नहीं है, बयान कैसे आ रहे हैं? प्रमोद तिवारी कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस, प्रमोद तिवारी जी ने बिल्कुल, कलराज मिश्र कैसे, कलराज मिश्रा अगर ये कह रहे हैं, कलराज मिश्र कह रहे हैं बीजेपी हो सकती है, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जिन लोगों का 56 इंच का सीना था, वो 56 इंच का सीना लेकर के 60 दिन से सो रहे हैं, मौनी बाबा बन गए हैं। कहा तो 2014 के चुनाव में वो जिस तरह अटैक करते कांग्रेस पार्टी पे, मैं पूछना चाहूंगा उन मौनी बाबा से कि वो ट्विटर हैंडल भी नहीं कर रहे हैं। अब ट्विटर में तो कुछ बोले, कुछ बताए, उसमें पाकिस्तान
आज तक करीब करीब 60 दिन में 7 लोग शहीद हो चुके, 7 जवान शहीद हो चुके। पाकिस्तान रोज अटैक कर रहा है, चाइना रोज घुस रहा है। वो 56 इंच का सीना कहाँ है? वो 56 इंच का सीना तो नहीं दिख रहा है हमें। तो ये गवर्नेंस का फेल्योर है। निश्चित रूप से समाजवादी संबित पात्रा जिम्मेदार है। और दोनों समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए आपस में, दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि दोनों को सांप्रदायिकता सूट करती है। संबित पात्रा, क्या सांप्रदायिकता सूट करती है आपको? देखिए, पहला विषय है ये जो बार बार समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दंगा कराती है वोटों के लिए, वोट पाने के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये हिंदुस्तान के जनता को कम्युनल कहते हैं? क्या हिंदुस्तान की जनता, जिसको मैं सेक्युलर मानता हूं, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता दंगा देख के खुश हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए वोट कर देती है? मतलब आप हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ मानते हैं कि हम दंगा करा देंगे और हिंदुस्तान की जनता दौड़ दौड़ के आके हंस के हमें वोट दे देगी। ये डिमीन कर रहे हैं हिंदुस्तान की जनता की बुद्धिमत्ता को आप। राजीव जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के जो यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप हिंदुस्तान की जनता को कम्युनल बता रहे हैं। आप पार्टी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, मगर जब हिंदुस्तान की जनता को कम्युनल बता रहे हैं तो मैं आपको माफ नहीं करने वाला हूं। आपके पास 31% वोट है और संबित पात्रा जी ज्यादा इठलाइए मत। अपने घर में रखिए, मगर आपने आज जो हिंदुस्तान की जनता को कम्युनल बताया है, अब गवर्नेंस करिए, गवर्नेंस करने की बारी आपकी संबित पात्रा जी। अब आपको उस करके दिखाना होता है। मौलाना देहलवी, आखिरकार इस झगड़े से आगे निकलते हैं। आखिरकार सहारनपुर में जो बयानबाजी हो रही है, एक तरफ कहा जा रहा आईएसआई है, दूसरी तरफ कहा जा रहा आरएसएस बीजेपी है। आपको क्या लगता है, सहारनपुर के इन दंगों के पीछे है कौन आखिरकार? मुझको उम्मीद है सबसे पहले तो मैं आप सबको और आपके माध्यम से देश के तमाम लोगों को, सिर्फ मुसलमानों, सबको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत ईद की मुबारकबाद। मुझको ये यकीनी तौर से एक दुख की बात है। जी जी, देखिए ऐसा है दीपक जी, चूंकि बहुत जिम्मेदार पैनल आपके साथ मौजूद हो रहा है, जिम्मेदार पैनल की आप यहाँ पर संचालन कर रहे हैं। परेशानी क्या है कि इस देश में जब भी कोई बात होती है, नेता को छींक आने से लेकर और दंगा तक, हम अपने गिरबान में बाद में झांकते हैं, बाहर की एजेंसी पे पहले इल्जाम लगाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक आरएसएस की बात है, मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर कोई आदमी मान लीजिए किसी दारुल देवबंद को नहीं मानता तो उसकी देशभक्ति पे कोई असर नहीं पड़ता। उसी तरीके से अगर कोई संघ के खिलाफ कोई बात करता है तो वो भी भारतीय है, भारत विरोधी नहीं है। गार्जियन अंग्रेज, जो लंदन का मशहूर अखबार है, उसने जून 2006 में लिखा था कि भारत में 2 एजेंसीज काम कर रही हैं, एक आईएसआई है और दूसरी इस्राइल की मौसाद है। परेशानी क्या है कि हम आईएसआई पर तो चर्चा करते हैं, जिस पाकिस्तान के साथ हमने मधुर संबंध कायम करे हैं, लेकिन हम इस्राइल की एजेंसी मौसाद के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। सहारनपुर में क्या सिखों के साथ जुल्म हुआ हो या मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, आम इंसान के साथ जो वहां पे अमन और सुकून के साथ रह रहा था। और ये सियासी लोग जो हैं, ये सियासी लोग जो उन दोनों के ऊपर जो अपनी सियासत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कलराज मिश्रा से, या वो लोग जो इसके पीछे जो है किसी एक विशिष्ट आरएसएस को कह रहे हैं, या समाजवादी पार्टी जिसकी सरकार जो है अंधी, गूंगी और बहरी बन के बैठी हुई है। मैं इन सबसे कहना चाहता हूं कि राम राज हो या इस्लाम हो, ये सारी चीजें भारत के लिए कोई नई नहीं है। सरकार देख रही है, सरकार सुन रही है और सरकार कर रही है। मैं सरकार देख रही है, सरकार कर रही है, सरकार समझ रही है। गूंगी बात नहीं है सरकार। आप सुनिए, मैंने बड़े धीरज से बात रही है। अगर आपको बोलना है तो आप मुझको कहिए, मैं नहीं बोलता हूँ। सरकार गूंगी बारी नहीं है। आप सुनिए, सरकार के पास आंख है, कान है। सवाल ये है सरकार, आप आरोप लगा रहे हैं, कर रहा है, लूली लंगड़ी है। सवाल ये दीपक जी मेरा पूरा आरोप है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में पिछले 1 साल से जो मैच फिक्सिंग चल रहा है, और अब उनको मालूम है केंद्र में बीजेपी सरकार है, इसलिए बीजेपी सरकार की पार्टी की लिए सरकार है, ये कहीं ना कहीं नाकाम रहते हैं। और संबित अरे आप ही के जमाने में आपके भारतीय जनता पार्टी की मदद से सबसे पहले मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बने थे।
अशोक सिंघल के भाई को सबसे पहले दूरदर्शन का डायरेक्टर जनरल मुलायम सिंह यादव ने बनवाया था। आप क्या बात करते हैं सेकुलरिज्म की? आप भारत के हिंदुओं को और भारत के मुसलमानों को बेवकूफ समझते हैं। हम 750 साल के एक साथ रहते आए हैं, हमने दिवाली और ईद एक साथ मनाई है। दीपक जी जो मैं बात कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुना जाए। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जो पूरी जीत हासिल की है वो सहारनपुर के नाम पर हासिल की थी। इसलिए एक बार फिर सहारनपुर को गर्म करके पूरे भारत में ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमने जो चुनाव के दौरान में कहा था कि सहारनपुर में आतंकवादी रहते हैं, सहारनपुर में भारत मुखालिफ लोग रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसी के जरिए ये तुच्छ राजनीति कर रही है और जिसको समाजवादी पार्टी हवा दे रही है। तो कोई भी इमाम साहब एक एक करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक एक करके मैं उनसे आदत करता हूँ, देहलवी साहब को सुनते उसके बाद छोड़ने की बात कीजिए। आप चिंता न करिए, दंगाइयों को सुनिए तो नहीं जाएगा। आपकी मैच फिक्सिंग है, आपकी मैच फिक्सिंग है, बक्सा नहीं आप मुझको ये बताइए, आप ये बता, देहलवी साहब का सवाल है कि आपकी मैच फिक्सिंग है बीजेपी के साथ। सहारनपुर के देहलवी साहब का सवाल नारद राय जी ये है कि आपकी मैच फिक्सिंग है बीजेपी के साथ। देहलवी साहब मुझे पूछ लेने दीजिए सवाल। दीपक जी अगर सहारनपुर नहीं होता तो बीजेपी इतनी सीट जीतने वाली नहीं थी। ये सहारनपुर को हवा देके दोनों पार्टियां जो है वो फायदा उठा रही हैं। बताइए नारद राय साहब। हम हवा देने वालों में नहीं है, हम हवा बिगाड़ने वालों में हैं। जो लोग राजनीति में हवा बनाने वाले हैं उनको ये सलाह दीजिए। आप खुद मान रहे हैं हवा में राजनीति करते हो, उनको यह सलाह दीजिए। हवा उनके खिलाफ बह रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का आता पता नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में। अरे आप देखिए 70 से ऊपर सीटें ले आए, अता पता क्या नहीं चलेगा। 70 से ऊपर सीटें ले आए। सहारनपुर के नाम पर 5 लोग जीत करके आए, एक रिजाइन सहारनपुर के नाम पर दंगाइयों के राज को जनता समझ चुकी है। अरे राजीव नारद राय जी कहना चाह रहे हैं, राजीव तुली जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नारद राय जी, मुलायम यादव एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 5 लोग ही जीते हैं केवल। एक मिनट देखिए, जहां से केवल 5 लोग जीते हैं साहब आपके। तो पार्टी वही है। हमारे नेता देहलवी साहब एक मिनट। मनोहर लोहिया ने जिसको लड़ाई को लड़ने का काम किया था, जिस लड़ाई को लोग बंधु राजनारायण ने लड़ने का काम किया था, जनेश्वर मिश्रा ने लड़ने का काम किया था। जिन सब नेताओं के आप नाम ले रहे हैं उनके परिवार का कोई एक व्यक्ति राजनीति में बताइए। मुलायम सिंह यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से हमको जो सजा मिली है जनता ने दिया हो, कांग्रेस की मदद के लिए दिया है। अगर हम कांग्रेस के खिलाफ ही भाजपा की तरह ताल ठोक के लड़ रहे थे तो आज उत्तर प्रदेश में 60 सीटें समाजवादी पार्टी की। आप और कांग्रेस आई क्यों नहीं नारद राय जी, तो आई क्यों नहीं? चुनाव में आप और कांग्रेस पूरा कुश्ती कर रहे थे क्या? सीबीआई का क्या होगा? मुलायम सिंह यादव के साथ सीबीआई क्या करती फिर? मुलायम सिंह यादव जी के साथ सीबीआई क्या करती फिर? मुलायम सिंह यादव तो आज कोई जांच नहीं हमारे नेता पर। सीबीआई ने हमारी कोई हिफाजत नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बोल रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। हमारे नेता को कोर्ट ने बरी करने दूध और पानी क्या लगा रखा है सुबह से? हमारी कोई मदद नहीं हमारे नेता पर। सीबीआई ने हमारी कोई हिफाजत नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बोल रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। हमारे नेता को कोर्ट ने बरी करने दूध और पानी क्या लगा रखा है सुबह से? हमारी कोई मदद नहीं हुई है। सीबीआई ने सब एक साथ बोल रहे हैं, सब एक साथ बोल रहे हैं, सब एक साथ बोल रहे हैं। जिसके पात्रा जी सब एक साथ बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम देहलवी साहब एक मिनट। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी जमात का चेहरा साफ है, दिल साफ है। सीबीआई का धौंस कोई जाकर उसको दिखाने का काम करेगा जिसका दिल काला है, चेहरा काला है। हो गया प्रमोशन आपका, शांत हो जाइए। संबित पात्रा, एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे राजीव त्यागी एक सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए राजीव त्यागी जी, आखिरी सवाल आपका, उसके बाद मेरी सवाल पूछने की बारी है। संबित जी, और मुझे ये बताएं आप, अभी नृपेंद्र मिश्रा के मामले में राज्यसभा में जब बिल पास नहीं हो पा रहा था तो आपने समाजवादी पार्टी की सरकार से, समाजवादी पार्टी के एमपी से समर्थन लेने का काम किया था। एक तरफ तो आप समर्थन ले रहे हैं उनसे, दूसरी तरफ आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका और
भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ है और उसी गठजोड़ की जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ उस दंगे के आरोपियों को आपने सम्मानित किया और वो आपने हमारी मजबूरी ये थी, हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था, आपके पास तो पूर्ण बहुमत है, आपके पास 56 इंच का सीना भी है, जीरो टॉलरेंस भी है, आपके पास नेशन फर्स्ट भी है, आपके पास सारी चीजें हैं। जब आपके पास सारी चीजें हैं संबित पात्रा जी, तो जीरो टॉलरेंस दिखाइए आतंकवाद के विरुद्ध, जीरो टॉलरेंस दिखाइए दंगों के विरुद्ध, जीरो टॉलरेंस दिखाइए महिलाओं के जो वही जनता, तो जीरो टॉलरेंस काम आपका है, समय थोड़ा लगेगा। आप दिखाइए संबित पात्रा जी। संबित पात्रा खामोश, पहली बार देखा मैंने आपको। संबित से एक बात मैं भी पूछना चाहता हूं दीपक जी, अब ये सब दंगाई शांत होंगे तो मैं बीच में उतरूंगा। संबित पात्रा, ये भाषा जो है ना आपको शोभा नहीं देती है, ये भाषा आपकी जो है ना आपकी ये भाषा, इसका मतलब ये कि आप डिबेट में हार मान चुके जब ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो टीवी पे इतना लड़ रहे हैं वो जमीन पे क्या करेंगे बताइए। इसीलिए इनके जो टीवी पे ऐसे दंगा कर रहे हैं वो जमीन पे क्या कर रहे होंगे सोचिए दीपक खत्म हो रही है। और बीजेपी को बोलते हैं। जवाब तो दे दीजिए, देख लीजिएगा, जवाब तो दे दीजिए। संबित सवाल मौजूद है, सवाल है ना, नेशन फर्स्ट, जीरो टॉलरेंस और 56 इंच का सीना, अच्छे दिन जवाब देंगे तो सपना दिखाने वालों के खिलाफ। नारद राय जी 1 मिनट संबित पात्रा से जवाब ले लेने दीजिए। माला पहनाए हैं तो अभी भाषण के चुनाव तो अभी दूर है नारद राय जी, बाकियों की सुन तो लीजिए भाई साहब, सरकार चलानी है आपको तो। देखिए हम लोग सुन तो लीजिए, बाकियों को बोलने दीजिए भाई साहब। हम लोग सरकार में, नारद राय जी बाकियों को बोलने दीजिए। बड़ा मुश्किल हो आज भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार है केंद्र में, आपका हो गया, बोलने दीजिए बाकियों को। नारद राय जी आपका हो गया। मेरा जी आप एक तरफा बोल लीजिए पहले। मेरा बाकी सबसे निवेदन है, हम सब चुप हो जाए, नारद राय जी अकेला बोले। बोलिए नारद राय जी, बोलिए। भी काम कर रहे हैं, हाँ, बोलिए। सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं, महंगाई साहब बोलने दीजिए, मौलाना साहब नारद राय जी को बोलने काम कर रहे हैं, नारद राय जी बनाने का काम कर रहे हैं। सपना जगा करके, सपना दिखा करके लोगों को बहुत दिन तक भरमाया नहीं जा सकता है। हिंदुस्तान की जनता अब जग चुकी है, अब हिंदुस्तान की जनता ताली बजवा दीजिए इनके लिए, नारद राय जी के लिए। नहीं है नारद राय जी, नारद राय जी संबित पात्रा को जवाब देना है, धन्यवाद। संबित पात्रा को जवाब देना है। संबित राजीव त्यागी के सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आप ताली बजाइए। जीरो टॉलरेंस का क्या हुआ? किसी दिन प्रभावित होकर के आप आकर के समाजवादी पार्टी का झंडा भी थाम लेंगे, क्योंकि आप लड़ने वाले लोग तो है नहीं, जुगाड़ वाले लोग हैं। जुगाड़ से तो जुगाड़ वाले समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं, लंबी लंबी बात करके चले जाते हैं। तो जुगाड़ वाले समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं नारद राय जी। जुगाड़ वाले लोग गरीबी को आपने बाहर भी निकाले हैं, पर अपने नेताओं से कहिए कानून बनाए, पहले सबको साथ और सबका विकास कैसे होगा, कानून बना के होगा, कोई रास्ता बनाइए। रहेगा, शांत हो जाइए, जनता देख रही है, सब जान बढ़ेगा नारद जी, बीपी बढ़ जाएगा आपका। जनता तो देख रही है, तो जनता की सुनिए नारद भाई, नारद भाई जब गड़बड़ी हो जाती है तो शांत होना चाहिए, प्रवचन नहीं देना चाहिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नारद राय जी पहली बार नहीं आया, जीरो टॉलरेंस का क्या होगा? हम प्रवचन करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सही बात कहने वाले। हाँ, दंगा करने वाले लोग है, पता है। आप प्रवचन करने वाले लोग नहीं है, आप दंगा करने वाले लोग है, पता है, मगर फिलहाल शांत हो जाइए। हिंदुस्तान की जनता की बात, आप हिंदुस्तान की जनता ने जिस बुरी तरह से हराया है, फिर भी बड़ी गंभीर बहस हो रही है, इतनी बुरी तरह से हार गए हैं, फिर भी बोल रहे हैं हम हिंदुस्तान की जनता की बात कर रहे हैं। आपसे उठाना चाहूंगा, आपके माध्यम से व्यूअर्स के सामने उठाना चाहूंगा, जो आपके टेलीविजन सकारात्मक बहस नहीं है। एक मिनट मौलाना, मैं एक बात सकारात्मक बहस। आजादी के 66 साल बाद भी, आजादी के 66 साल बाद भी आज भी हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे कराना, सांप्रदायिकता की बात करने के बाद आप नेता बन जाते हैं, बड़े नेता बन जाते हैं, और सांप्रदायिकता कोई अपराध नहीं है, सांप्रदायिक दंगे कराना कोई अपराध नहीं है। चिंता का विषय है, ये ऐसा क्यों, इस पर जनता को विचार करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मैं कहना चाहूंगा, किसी भी दंगे में देश में दंगा हुआ हो, किसी भी बड़े नेता का या नेता का बेटा या बेटी या नेता नहीं मरता है, सिर्फ आम जनता मरती है, गरीब जनता मरती है। तो इसका मतलब सिर्फ साफ साफ है कि सियासतदान अपनी करते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, संबित पात्रा सुनिए कि दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई नैन, दोनों भाई कान हैं, हिंदू और मुसलमान। हम लोग सब एक होकर के रहेंगे, तभी भारतवर्ष आगे चलेगा, भारतवर्ष आगे बढ़ पाएगा। थोड़ा सा सोनिया जी को, राहुल जी को भी सिखाइए।
अरे आप मदर टेरेसा जी प्लीज ये सब सोनिया जी राहुल जी को भी सिखाइए। आप मेरे से पहले मुझसे पार पा लीजिए। आप मदर टेरेसा बन गए हैं, फिर भी हिंदुस्तान की हालत है। कोई लाभ नहीं है मुझे लगता है भैया, इस प्रकार की बहस का कोई लाभ नहीं है। नारद राय जी, संबित अरे भाई दूसरों की तो सुनिए ना आप लोग, पूरी बहस को आपने खत्म। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की बहस का कोई मतलब नहीं है। बोलने तो दीजिए ना आप लोग। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस तरह की बहस का कोई मतलब नहीं है। अहम तरीन बात ये सब ये वन साइडेड चल रही है, ये वन साइडेड है। संबित पात्रा, मेरा सीधा सवाल आपसे है। हाँ बिल्कुल फैसला करेगी। संबित पात्रा, मेरा सीधा सवाल आपसे है और वो सवाल ये है कि राजीव तुली, एक मिनट, सहारनपुर का दंगा संभालने के पीछे अगर कोई साजिश है और अगर बीजेपी और आरएसएस इसके पीछे है, तो केंद्र सरकार आईएसआई वाले मामले की, आईएसआई एंगल की जांच क्यों नहीं करा रही है? क्योंकि आप पर आरोप लग रहा है कि आरएसएस और बीजेपी इन दंगों के पीछे है। आप अपना नाम क्यों नहीं क्लियर करते? क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। आप दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं करते? आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप पर बेजा आरोप लगे और आप चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें क्योंकि आपको पॉलिटिकली ये सूट करता है। दीपक जी, सहारनपुर का दंगा हो चाहे मुरादाबाद का विषय हो, ये ओपन एंड शट केस है। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है किस प्रकार से अपीजमेंट और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए 60 वर्षों तक कांग्रेस और उसके बाद कुछ रीजनल पार्टीज जिनमें सरदार के रूप में समाजवादी पार्टी उभर के आई है, इस प्रकार से दंगों को भड़काती है और उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट लेने की कोशिश करती है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है सहारनपुर केस में। आप बताइए कौन सा लंबे चौड़े इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है? इन्वेस्टिगेशन तो जरूर होगा, मगर आज देखिए प्राइमा फेसी एक जमीन के मुद्दे पर जो कोर्ट में है, वर्डिक्ट आ चुका है, गड़बड़ी की आशंका है। आपने पहले से सिर्फ पुलिस फोर्स लगाना था, वह भी आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इमरान मसूद को टेलीविजन चैनल पर दिखाया गया कि वो टेलीविजन चैनल में आके दंगा भड़का रहे हैं, उसके बाद भी इमरान मसूद को अरेस्ट नहीं किया गया। और ये बीजेपी और आरएसएस के विषय में बात कर रहे हैं। चंद्रमा में पहले कौन उतरा इनसे पूछिए, ये बोलेंगे आरएसएस और बीजेपी के लोग उतर गए थे वहां पे। इनको तो सपने में भी आरएसएस और बीजेपी दिखता है। दीपक जी, में सच में मुझे ये पता नहीं था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग से लेकर नेहरू जी की मृत्यु तक 243 दंगे हुए, 16 स्टेट्स में शुरू हो गया। कम्युनिस्टों के बारे में क्या कहते हैं मुझे पता है। इतने विद्वान आप लोग वक्त नहीं है, इतने विद्वान विद्वता का सारा ठेका कांग्रेस की ओर है। मैं कुछ तथ्य आपके सामने और रखता हूँ। एक मिनट राजीव जी, मैं अगर पैनल पे आया हूँ, कुछ देर बोलने का समय मुझे चाहिए और नारद राय जी को और राजीव जी को एक मिनट के लिए चुप करवाइए, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। अभी राजीव त्यागी जी ने बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें की थी, देश कैसे चलना चाहिए। अरे भैया, पिछले जितने 47 से लेके 2014 तक में, 2013 तक में जितने वर्ष भी देश को स्वतंत्र हुए हैं, 10 वर्ष के अलावा सारा समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है। 1950 से लेकर नेहरू जी की मृत्यु होने तक 243 दंगे हुए हैं। 1966 से लेकर 1977 और 1980 से 84 337 दंगे हुए हैं, कांग्रेस का शासन था। राजीव गांधी जी के राज्य में 291 दंगे हुए हैं, 16 स्टेट्स में कांग्रेस का राज्य था। 1194 दंगे हुए हैं 1950 से 95 के बीच में कांग्रेस का राज्य था। आप किसी को भी किसी भी प्रकार का आरोप लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आपकी हालत देश के सामने है और इसके लिए इन दंगों के लिए निश्चित रूप से हिंदू कट्टरवादी सोच और मुस्लिम कट्टरवादी सोच जिम्मेदार है और हिंदू कट्टरवादी सोच का प्रतिनिधित्व आरएसएस करती है। राजीव गांधी जी 54 साल के मौलाना देहलवी को जोड़ लेते हैं। मौलाना देहलवी क्या बोलने से कभी देश आगे बढ़ने मौलाना देहलवी जी है। उन गलतियों को अगर आप देखिए नहीं, आगे इतिहास की रचना ठीक नहीं करेंगे, आगे देश को ठीक रास्ते पे नहीं ले जाएंगे। आगे भविष्य होता है, इतिहास पीछे होता है। राजीव जी, आगे भविष्य होता है, क्या देश को इराक बनाने की जरूरत है आज की डेट में? देश में शांति चाहिए। आपने पिछले 54 साल के राज्य में 2000 से अधिक दंगे करवाए हैं।
आप उसका जिक्र नहीं भाई, करेंगे। बड़ा सवाल यहाँ पर देलवी साहब, आप सुनते नहीं, आप क्या देश को सबूत देना चाहते हैं? राज्य करते रहे, किसी एक रिपोर्ट कह रहा हूँ मैं आपको, साफ कह रहा हूँ, आप जिम्मेदार हैं। किसी एक रिपोर्ट में, किसी एक रिपोर्ट में संघ का नाम आया हो तो आप बताइए। आपने दुनिया भर के कमीशन बिठाए, आपने गोलवल करने क्या नहीं कहा, गांधी की हत्या में भारत के बाद आकर के बुरानी में सभा की, और बुरानी में सभा करने के बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का कत्ल हो गया। क्या आरएसएस के लोग बिल्कुल नहीं पार्टी थी, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। सरदार पटेल का पत्र है, सरदार पटेल का पत्र है, सरदार पटेल ने पत्र लिखा था। सरदार पटेल सहारनपुर के दंगों से, पटेल नहीं, आप हम कहाँ पहुँच गए सहारनपुर के दंगों से? और सरदार पटेल के गृह मंत्री रहते हुए हम कहाँ पहुँच गए सहारनपुर के दंगों से? मौलाना आप लोग बात विकृत मानसिकता, मौलाना देलवी एक पॉलिसी को मैं खत्म करना चाहूंगा। देखिए ऐसा राजीव त्यागी जी, तुली जी, हिटलर बारे में बात करते हैं। एक ऐसा सुनिए, दूसरे के सुनिए, कहता क्या वो सही था? पिछले 54 वर्ष में देश में केवल एक परिवार राज्य करता रहा और आप हिटलर हमें अरे आप दूसरे को सुन क्यों रहे हैं भाई? आप हिटलर कहेंगे नहीं, आप सुनेंगे, आप सुनना चाहेंगे, समझेंगे तो कुछ होगा। आप नहीं सुनेंगे, नहीं समझना चाहेंगे तो आप अभी 44 पे आप आज ही नहीं लोगों को सुनिए, ब्लड में जो है जहरीला हमारी मानसिकता की चिंता आप मत कीजिए, आप अपना अपनी आपने पिछले 54 साल में 2000 से अधिक दंगे करवाए, उसके बाद आप देश में राज्य करते रहे, आपने करवाए। 1984 का दंगा आपके नेता ने स्टेटमेंट दिया, बड़ा पेड़ गिरता है, जमीन हिलती है, और जमीन हिलने में 3000 लोग आपने मरवा दिए। आपके जगदीश बोलने दो, कोई तो बोलने आप सोच के साथ बैठ गए हैं। आप लोग लगाते हैं, आपको कहीं कोई मुद्दे पर आ जाना चाहिए। आप इनको खामोश करें तो एक मिनट, हमको मुद्दे पर आ जाना चाहिए। मैं अंत में सबसे कहूंगा, राजीव त्यागी जी, शांति की बात कर ही सकते, राजीव तुली जी, नफरत मत फैलाइए, शांति की बात करिए। राजीव तुली जी, देश में कुछ नहीं कर पाए, आज 60 वर्ष में देश को पीछे घसीट कर लेकर गए, देश के विभाजन से लेकर के, और ये पिछला चुनाव हारने तक 84 का दंगा और बाकी सब विषय आपकी सरकार के समय में हुए। आरएसएस का आदमी आप स्वतंत्र, आप कोई एक व्यक्ति बता दीजिए, एक भी व्यक्ति बता कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जो मुझको ईद भी है और मुझे ये लोग सुनने नहीं देंगे किसी को, आप मुझे इजाजत दीजिए। पहले आजादी की लड़ाई के बारे में बात कीजिए। शुरू से कहाँ चले गए सहारनपुर के दंगों से आजादी की लड़ाई तक? कहाँ चले गए राजीव तुली जी? राजनीतिक दल नहीं था, पूरे देश को केवल नहीं था। कांग्रेस राजनीतिक दल, अरे इनको दूसरों को सुनने में देते ही नहीं ये लोग। कांग्रेस की कुर्बानियों को देश कभी भी भूल नहीं सकता। कांग्रेस के लोगों ने कुर्बानियां दे करके देश को सींचने का काम किया राजीव तुली जी, और आप लोगों अंग्रेजों की राजनीति कर रहे हैं। अरे कुर्बान तो बेचारे सभी आम आदमी हो रहा है उसकी। राजीव तुली जी, अब देखिए मौलाना देलवी जी ने राज भोगा, नेहरू जी के और उनके खानदान ने गांधी जी के नाम पर। जी नहीं सुनिए जी, सुन रहा हूँ दीपक जी, जी दीपक जी बताइए। सहारनपुर के दंगों से हम कहाँ चले गए राजीव तुली जी? आपके देने के लिए टिकट नहीं है। शास्त्री जी प्रधानमंत्री है, उनके बेटे को परिवार से किसी को टिकट देने के लिए स्थान नहीं है आपके पास। सुनने कोई नहीं आया आपके यहाँ पे। आप भाषण दे दिए, आपका भाषण आपका प्रचार जो है तोता है, तोता चना बालियां खाने वाली बात है आप लोगों की। देख लिया, चलिए समाज आगे नहीं, चलिए मुझे यही आपको रोकना पड़ेगा। चाहे हमें कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, आप सुनने कोई नहीं आया आपके यहाँ पे। आप भाषण दे दिए, आपका भाषण, आपका प्रचार जो है तोता है, तोता चना बालियां खाने वाली बात है आप लोगों की। देख लिया, चलिए समाज आगे नहीं, चलिए मुझे यही आपको रोकना पड़ेगा। चाहे हमें कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े आपको काउंटर करने के लिए, मुझे आपको यहीं रोकना पड़ेगा। नहीं यार, नहीं हो पाएगा। ईद का मौका है, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप शांति की अपील करें। राजीव तुली जी, सबसे पहले आपसे कि आप शांति और भाईचारे की अपील करें चलते चलते हमारे इस कार्यक्रम में। जहरीली और देश में राजीव त्यागी जी एक पॉजिटिव नोट पे प्लीज। इस देश में सदियों से सभी धर्म, पंथ, समुदाय
और जाति के लोग एक साथ रहते रहे हैं और आगे भी उनको एक साथ इसी देश में रहना है। कोई इस देश को छोड़कर जाने की ना सोचे ना सोच सकता है, ना वो संभव है। इसलिए सबको प्रेम भाव से रहना है, सबको प्रेम भाव से एक साथ रहना है और इसी देश में रहना है। इसी संदेश के साथ मुझे लगता है आज की बात आपस का सद्भाव और प्रेम बना रहे, इसी के साथ एक लाइन में सर। पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग। तो निश्चित रूप से देश में सभी वर्ग और जाति के लोग, सभी धर्मों के लोगों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ पाएगा, भारतवर्ष आगे बढ़ पाएगा, भारतवर्ष महाशक्ति बनेगा। ये मैं चाहता हूं। संबित एक लाइन शांति के लिए। मैं देखिए, लोग समझदार हैं। मैं तो पहले ये नेताओं को जो भड़का रहे हैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि लोगों को बांटने की कोशिश मत करिए, खुद आप गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए पहले अपने जमीर में झांक के देखिए जो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है। नारद राय जी, शांति की अपील आपकी तरफ से एक लाइन में। जी, हम हिंदुस्तान के लोगों से इस मौके पर चाहते हैं कि अमन चैन कायम रहे, चलिए गंगा जमुनी तरजीब कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।